So now our topic is fisheries. ओके, मछली पालन। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो ये मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है इंडिया में, इसका जो क्रेडिट है वो जाता है डॉक्टर कुरियन को। आप उनके बारे में पढ़ें, राइट। उनकी वजह से इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। और जो अमूल कंपनी आप देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। और ये जो आजकल हम दूध पीते हैं डिफरेंट ब्रांड के, ये जो आपको मिल्क मिल रहा है थैलियों में, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ मिस्टर कुरियन। और इससे मिल्क मैन काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए हैं। तो उन्होंने शुरू किया था वाइट रिवोल्यूशन, ठीक है, वाइट रिवोल्यूशन। और ऑपरेशन मतलब फ्लड भी कहते हैं इसको, दूध की बाढ़ आ गई। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिशरीज, मछली पालन। तो मछली का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो रिवोल्यूशन हुआ, दैट इज नोन एज द ब्लू रिवोल्यूशन। एंड यू नो, ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन द फिशरीज। और आप जानते हैं इंडिया का जो कोस्टल एरिया है अराउंड मोर देन आई थिंक 10,000 किलोमीटर, तो वो जो है वहाँ पर लोग मछली खाते हैं, ठीक है। बंगाल वगैरह में आपने सुना होगा, गोवा में, राइट। तो बहुत सारे, मतलब केवल ये नहीं फिश ही खाई जाती है, और भी एनिमल्स होते हैं। प्रॉन है, प्रॉन आप जानते हैं, झींगा मछली, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर, ठीक है। तो ये सब भी खाए जाते हैं। और देखिए जो फिश हैं वो दो टाइप की हैं। एक तो मैराइन फिशेस होती हैं जो समुद्र वगैरह में पाई जाती हैं, साल्टी वाटर में, और एक जो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, रिवर, पॉन्ड वगैरह में। तो जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं उनका नाम है कतला, रोहू, कॉमन कार्प। और मैराइन फिशेज हैं हिल्सा, सार्डाइन, मैक्रल, पॉम्फ्रेट्स। और भी आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी एडिबल फिशेज हैं। तो जो फिशरीज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है और उनको इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। और ये जो मछली पालन है इसको हम पिस्सीकल्चर कहते हैं। और एक होता है एक्वा कल्चर। तो एक्वा कल्चर मीन्स आप इसको खुद पता लगाइए, राइट, कि क्वेश्चन दिया आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पिस्सीकल्चर एंड एक्वा कल्चर। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए फिशरीज में क्या है, आपको सिर्फ मछली पकड़नी है, मतलब यू जस्ट हैव टू कैप्चर द फिश। नेचर ने खुद ही फिश दी हुई है हर जगह, क्लियर। लेकिन आजकल कुछ लोग फिश को कल्चर भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, कि लोग पॉन्ड बना लेते हैं और उसके अंदर फिश के सीड डाल देते हैं, ठीक है। और फिर उसमें जो फिश ग्रो होती हैं, सीड का मतलब जो उनके एग्स वगैरह हैं, जाइगोट हैं, उसको डाल देती हैं। तो फिश आर एनिमल्स, तो उनके सीड नहीं होंगे, लेकिन हम उनके जो एग्स हैं, जाइगोट्स हैं, उनको ही हम सीड बोलते हैं। तो उससे आजकल लोग, बहुत सारे लोग अपने पॉन्ड में मछलियों को ग्रो भी करते हैं, कल्चर करते हैं। सो दैट इज नोन एज द कल्चर फिशरी। अदरवाइज लोग क्या करते हैं, दे ओनली कैप्चर द फिश फ्रॉम रिवर, पॉन्ड, फ्रॉम सी, ओशियन एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ब्लू रिवोल्यूशन। अब देखिए जैसे इंडिया में आपको पता है कि पॉपुलेशन जैसे 4 गुना हो गई है आज़ादी के बाद, और एग्रीकल्चर लैंड घट रहा है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया दे आर हर्बीवोरस एंड एवरीबडी डिपेंड्स ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इवन द नॉन वेजिटेरियन दे डिपेंड ऑन द प्लांट। तो जो फूड प्रोडक्शन बढ़ाया गया प्लांट की वैरायटी को इम्प्रूव करके, सो दैट इज नोन एज द ग्रीन रिवोल्यूशन। आप पढ़ेंगे कि इंडिया में जो फूड प्रोडक्शन है, जैसे वीट का प्रोडक्शन है, वो 8-10 गुना हो गया, लगभग 10 गुना हो गया। आज़ादी के टाइम जितना वीट का प्रोडक्शन था उसके कंपैरिजन में अब हम 10 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि हमारा एग्रीकल्चर लैंड सेम है। या राइस का प्रोडक्शन भी 4 गुना हो गया। तो हम वी आर, कभी हमारे देश में देयर स्टारवेशन एंड वी यूज टू इम्पोर्ट वीट एंड राइस फ्रॉम एब्रॉड। और आपने सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था और उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। और जो MS स्वामीनाथन है, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में नई वेराइटीज़ वीट की, राइस को इंट्रोड्यूस कराया। ही इज स्टिल अलाइव, अभी भी जिंदा है MS स्वामीनाथन, और आप उनके बारे में गूगल पर पढ़ सकते हैं। तो जो स्वामीनाथन ने अच्छी अच्छी वैरायटी को इम्प्रूव कराया, और इंडिया में वीट का प्रोडक्शन कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया, और राइस का प्रोडक्शन 4 टाइम्स हो गया।
इट मीन्स वी हैव इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द क्रॉप्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एक अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ने से पहले आपको मैं याद दिलाऊं, आपको हमने जो सेकंड चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हमने एक टर्म पढ़ा था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि हम कैसे डिज़ायरेबल प्लांट में क्रॉस कराते हैं, और अगर वो बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो हम क्या करते हैं। याद आया आपको कि अगर हम स्टेमेन को रिमूव कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं इमैस्कुलेशन, या उसकी बैगिंग करते हैं, रीबैगिंग करते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। तो देखिए, जो प्लांट ब्रीडिंग है उसका पर्पज़ क्या होता है, द सेम पर्पज़ कि दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ एनी क्रॉप, हम उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, एंड सेकेंड वी वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, मान लीजिए आपने एप्पल है, राइट, एक एग्जांपल है। अब एक प्लांट में एप्पल आता है बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर एप्पल है देखने में, बट टेस्ट इज़ नॉट गुड। और सेकेंड प्लांट में क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है छोटा, साइज छोटा है, बट टेस्ट वेरी डिलीशियस, वेरी टेस्टी। ठीक है, तो अब हम क्या कोशिश करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि उन दोनों वैरायटी में क्रॉस करा दें, और क्रॉस करा के एक नई वैरायटी बनाएं, और उस वैरायटी में वो उसका साइज़ बड़ा भी होना चाहिए और टेस्टी भी होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज द पर्पज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, कि वी वांट टू improve the quality of the product as well as we want to increase the yield of the product। अब ऐसा नहीं, मान लीजिए किसी पेड़ पर पहले सपोज 100 किलो एप्पल आते थे, अब हम चाहेंगे कि उस पर 100 किलो की बजाय 1000 किलो एप्पल है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर क्रॉप में अलग अलग क्वालिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब वीट है, तो वीट में हम चाहेंगे उसकी बेकिंग क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो, उसमें टेस्ट आए। जैसे आप सुनते हैं कि एमपी का गेहूँ सबसे अच्छा होता है, शरबती गेहूँ होता है, आशीर्वाद वाले बड़ा ऐड करते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग का यही पर्पज़ है, और प्लांट ब्रीडिंग हम बहुत सालों से जानते हैं। अच्छा, एक और बात होती है कि हमारा जो प्लांट है वो पैथोजन से लड़ सके। जैसे हम चाहते हैं ना कि कोई आदमी, मान लीजिए किसी को नौकरी पे रखा गया और रोज़ वो यही कहता रहे, जी मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ, तो कोई उसे रखेगा क्या? नो। तो वी वांट एनी वेराइटी ऑफ एनी क्रॉप दैट मस्ट बी डिजीज रेजिस्टेंट, इट शुड नॉट सफ़र फ्रॉम डिजीज़। क्लियर? क्योंकि डिजीज से सफ़र करेगा तो उसके प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, यील्ड भी कम हो जाएगी, और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी गिर जाएगी। दूसरा क्या होगा कि आप जानते हैं इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कहीं पर ड्रॉट होता है, कहीं पर फ्लड आता है, कहीं पर सैलाइन सॉइल है। तो आप सोचिए, मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं कि सैलिनिटी ज़्यादा है, मान लीजिए समुद्र किनारे खेती बाड़ी हो रही है तो वहाँ पे आपको सैलिनिटी ज़्यादा होगी, सॉल्टी ज़मीन है। कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहा है राजस्थान में, कहीं पे सूखा हो रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है, तो या कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वो हर तरीके की जो सर्कमस्टांसेस है उसको टॉलरेट कर सकें। तो नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ वी कैन प्रोड्यूस अ बेटर वैरायटी देन द एग्जिस्टिंग वैरायटी। क्लियर? तो इसमें बेटा आपको 5 स्टेप दिए हुए हैं आपकी बुक में, और ये 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक है, और ये आप ये समझ लीजिए एक स्टेप 1 नंबर का है। अगर आपने बोर्ड में मान लीजिए स्टेप का नाम भी लिख दिया, तो इट मीन्स अगर आपने 5 स्टेप के नाम लिख दिए तो यू विल गेट 2.5 मार्क्स, एंड इफ़ यू एक्सप्लेन दोज टॉपिक्स, दोज हेडिंग्स, सो यू विल गेट फुल मार्क्स। राइट? तो हम पढ़ते हैं इसमें। तो जो प्लांट ब्रीडिंग का फर्स्ट स्टेप है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो आप सपोज करिए किसी क्रॉप के, हम चलिए वीट का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए आप वीट का कोई अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू कि आप उसकी जितनी भी वैरायटी अवेलेबल हैं, वेदर दे आर कल्टिवेटेड वैरायटी और वाइल्ड वैरायटी, आप उनको कलेक्ट करिए, मतलब ऑल जीन्स, एलील्स, ठीक है,
सब कुछ कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर उनमें जो इसको आप क्या स्टेप को नाम देंगे, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, कि आपने जितनी वैरायटी है आपने क्रॉस कर मतलब इकट्ठा कर ली, ठीक है। तो ये जर्म प्लाज्म कलेक्शन हो गया। अब चाहे वो वाइल्ड वैरायटी है या कल्टीवेटेड वैरायटी है, क्लियर हो गया आपको। तो ये आपने कर लिया। अब उनको आप जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है, दैट इज द इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, कि अब आपने जितनी वैरायटी कलेक्ट की हैं अब उनको आप टेस्ट करिए, इवैल्यूएट करिए कि उनमें से बेस्ट कौन है। अब मान लीजिए आपने वीट की 100 वैरायटी कलेक्ट कर ली, जितनी भी अवेलेबल थी। अब आपने 100 वैरायटी में से उनमें से जो बेस्ट हैं उनको कलेक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को तो पेरेंट्स बनाएंगे हम, क्लियर। तो इसको आप क्या कहेंगे कि इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, कि आपने जितनी वैरायटी कलेक्ट की थी उसमें से बेस्ट 2 को कलेक्ट कर लिया, उनमें से एक को हम मेल सुपीरियर मेल बना लेंगे और एक को सुपीरियर फीमेल। अब उनके बीच में हमें क्रॉस कराना है। अच्छा एक बात और, अगर आप इनका प्योर लाइन या होमोजाइगस जो डिजायरेबल कैरेक्टर है उसका प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड स्टेप हो गया क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सेलेक्टेड पेरेंट्स, कि जो सेलेक्टेड पेरेंट्स हैं उनके बीच में आप मतलब जो आपने वैरायटी कलेक्ट की थी, पहला स्टेप जर्म प्लांट कलेक्शन, फिर दूसरा स्टेप क्या है, आपने उनमें से 2 बेस्ट को कलेक्ट कर लिया जिनको पेरेंट मान लेंगे। अब उन पेरेंट के बीच में हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। और क्रॉस कराने का क्या मतलब हमारा पर्पज़ है, पर्पज़ ये है कि उनके अंदर जो अच्छी क्वालिटी हो अलग अलग प्लांट में जो हैं वो एक में ही कंबाइन हो जाए। जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी के अंदर प्रोटीन क्वालिटी ज़्यादा है एक पेरेंट में और दूसरे में क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है। तो क्रॉस करा के हमने क्या कर लिया, हम कोशिश करेंगे एक ही प्लांट के अंदर दोनों कैरेक्टर आ जाएं, कि प्रोटीन क्वालिटी भी ज़्यादा हो जाए और डिजीज रेजिस्टेंस पावर भी ज़्यादा हो जाए, ठीक। मतलब ये नहीं अलग अलग में अच्छे कैरेक्टर हो, अच्छे कैरेक्टर एक में ही आ जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस प्रोसेस है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एंड ऑल दिस आर कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट। तो आपने पढ़ा भी था कि हम हाइब्रिड वेराइटीज़ को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हमारा फोर्थ स्टेप है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, कि अब आपने जो क्रॉस कराया सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में, तो उससे जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, क्लियर। तो बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, उन प्रोजेनी को आप क्या करेंगे, उनको टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि उनमें से बेस्ट कौन है। अब जैसे मान लो एक हस्बैंड वाइफ, तो उनके सारे बच्चे थोड़ी अच्छे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए अबुल कलाम के पेरेंट्स थे, तो 5 भाई थे अबुल कलाम, लेकिन सब तो अबुल कलाम नहीं बने ना। या नरेंद्र मोदी जी भी 5 भाई हैं, लेकिन सब तो नरेंद्र मोदी नहीं है ना, नरेंद्र मोदी जी तो एक ही हैं। तो मतलब जो हमने सिलेक्टेड पेरेंट्स के पीछे जो क्रॉस कराया, उनकी जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, जो बच्चे प्रोड्यूस हुए, उनमें जिनमें बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट रिकॉम्बिनेंट है, उसको आप कैच कर लीजिए, ठीक है। कि आप जो प्रोजेनी है उनमें से सिलेक्ट करिए और उनको टेस्ट करिए कि विच इज़ द बेस्ट रिकॉम्बिनेंट, कि कौन सा बच्चा सबसे अच्छा है, कौन सी नई वैरायटी जो प्रोड्यूस हुई है वो बेस्ट है, क्लियर। तो फिर आप उसको क्या करेंगे, उनमें सेल पॉलिनेशन कराइए, ठीक है, जो बेस्ट है। सेल पॉलिनेशन से क्या होगा कि अगर मान लीजिए उसमें वो कैरेक्टर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो वो होमोजाइगस हो जाएगा, प्योर लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो आप होमोजाइगोसिटी बढ़ाइए। उसके बाद फिफ्थ स्टेप आता है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर, कि जो आपने नई मान लीजिए वैरायटी बना ली है, ठीक है, तो उस वैरायटी को मार्केट में फार्मर्स को देने से पहले बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होगी, कि ऐसा ना हो हमने फार्मर्स को उसके सीड दे दिए और पूरे देश की क्रॉप भी बर्बाद हो सकती है। तो उसकी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होगी। ये टेस्ट किया जाएगा कि उसकी क्या बाकी क्वालिटी भी अच्छी है, नहीं मान लो एक क्वालिटी तो अच्छी है उसके अंदर लेकिन बाकी क्वालिटी बेकार हो, तो आप उसमें देखेंगे उसमें जो बाकी एग्रोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस पावर, ये सब है, क्या वो
मान लो पानी कम मिले तो भी ग्रो हो सकता है, पानी ज़्यादा बाढ़ आ जाए तो भी ग्रो हो सकता है, या कहीं पर सैलाइन सॉइल है वहाँ ग्रो हो सकता है, खाली प्लेन में ग्रो होगा या हिली एरियाज़ में ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आप देखेंगे। इसके अलावा और देखेंगे उसको कि क्या वो हर सीज़न में ग्रो हो सकता है, तो उसको हर सीज़न में ग्रो करके देखा जाता है। और क्या देश के हर कोने में ग्रो हो सकता है, ऐसा नहीं तमिलनाडु में तो ग्रो हो रहा है और यूपी में ग्रो नहीं हो रहा, या यूपी में ग्रो हो रहा है बंगाल में ग्रो नहीं हो रहा। और तो ये देखना है कि मतलब इन इंडिया इट इज़ एबल टू ग्रो इन ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस इन एवरी स्टेट ऑफ द नेशन एंड इन ऑल काइंड ऑफ सॉइल, मतलब हर तरीके से वो फिट है। और जो एग्जिस्टिंग वैरायटी जो फार्मर ग्रो कर रहा है उससे वो फार बेटर है। तो अगर वो इन टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाती है, वो जो नई वैरायटी बनाई है, तो उसको फिर मार्केट में रिलीज़ किया जाता है और फार्मर्स को उसको ग्रो करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए एक वैरायटी बनाने में ऐसा नहीं है कि हफ्ते 10 दिन में ये काम हो जाएगा, 10-10 साल 20-20 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इट्स ए वेरी चैलेंजिंग जॉब एंड इट्स ए वेरी टीडियस जॉब। आप भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कभी जाइए घूमने और उसे देखिए। फालतू जगह तो बहुत घूमते रहते हो मॉल वगैरह में, ठीक है चुन्नीलाल, तो बेटा ऐसी जगह भी जाते रहते हैं। ठीक है, और आजकल आप देख रहे हैं कोरोना के चक्कर में बहुत सारी संस्थाओं के नाम आ रहे हैं, तो उन संस्थाओं के बारे में भी आप जानकारी लीजिए। दैट्स ऑल द बेस्ट।